फ्रेंड्स, आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा, एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हूँ। हम इस विषय का जो दूसरा चैप्टर है प्रकृतिवाद, उसकी दूसरी कड़ी के साथ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो कड़ी के साथ में हमने आर्थिक विचारों के इतिहास के एक बहुत ही माइलस्टोन कहे जाने वाले संप्रदाय प्रकृतिवाद के बारे में विस्तार से पढ़ना शुरू किया था। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रकृतिवाद है वह अर्थशास्त्र का पहला वैज्ञानिक आर्थिक संप्रदाय या पहला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। पिछला जो वीडियो लेक्चर था फ्रेंड्स, उसमें हमने पढ़ा कि जो प्रकृतिवाद है वो क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है तथा इसके उदय होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत। फ्रेंड्स, प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत हैं उनको हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, मुख्य सिद्धांत तथा अन्य सिद्धांत। प्रकृतिवाद के जो मुख्य सिद्धांत हैं उसमें से इनके द्वारा दिए गए तीन जो सिद्धांत हैं वो प्रमुख हैं और जो कि प्रकृतिवाद का आधार है। उसमें से पहला है प्राकृतिक व्यवस्था या नेचुरल ऑर्डर, दूसरा है शुद्ध उत्पादन या नेट प्रोडक्ट, और तीसरा है धन का परिभ्रमण या सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। तो अब फ्रेंड्स, हम इन तीनों विचारों के बारे में इस वीडियो कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इसके जो अन्य सिद्धांत हैं प्रकृतिवादियों द्वारा प्रदत्त, उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं प्राकृतिक व्यवस्था या नेचुरल ऑर्डर। इसका पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने प्रकृतिवाद के उदय के बारे में पढ़ा और यह भी जाना कि जो प्रकृतिवाद है ये एक प्रकार से जो वाणिज्यवादी व्यवस्था, वाणिज्यवादी नीतियाँ और वाणिज्यवादी विचार थे उनके विरोध में प्रतिक्रिया थी। वाणिज्यवाद जो व्यवस्था थी उसमें धन जो था वो समाज के लिए, आर्थिक नीतियों के लिए केंद्र बिंदु बन गया था और धन पर इतना अधिक ध्यान नीतिकारों का, अर्थशास्त्रियों का और राज्य का हो गया था कि उसमें मनुष्य जो था वो कहीं गौण हो गया था और समाज में जो काम करने वाले प्रमुख लोग थे, किसान थे, आम जनता थी, उसका शोषण हुआ और उनको किसी भी प्रकार की तवज्जो नहीं दी और ना ही उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्य किया गया। इसी समय फ्रेंड्स, हम पहले भी कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांस में सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखने को मिला। तो ऐसे में समाज के सभी जो आयाम हैं, चाहे वो राजनीति हो या धर्म हो या दर्शन हो या साहित्य हो, स्थापत्य है, कला, सभी में जो वाणिज्यवादी शिकंजा था या नियमनकारी और नियंत्रणकारी नीतियां थी, उनका विरोध करके स्वतंत्रता की तरफ जाने को लोग प्रेरित दिख रहे थे। तो फ्रांस में भी ऐसे ही विचारकों का समूह था, चिंतकों का समूह था, एक क्लब था जो कि प्रकृतिवादियों के नाम से जाने जाते थे। हमने लास्ट सीरीज में उनके बारे में
डिस्कस किया। फ्रांसिस कैने, मिराबू, टर्गो, ये सब विचारक थे। तो फ्रेंड्स, ये जो विचारक थे ये ऐसे कहते थे कि समाज में जो असली कार्य करने वाले लोग हैं वो कृषक लोग हैं, और जो धन है वो गौण है, और जो मनुष्य है वो मुख्य है। तो किसी भी नीति में, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो राजनीतिक नीति है, इसमें व्यक्ति बड़ा है, धन बड़ा नहीं है। और इनका नारा था प्रकृति की तरफ लौट चलो, बैक टू नेचर। तो इन्होंने प्रकृति के बारे में, भूमि के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, और प्राकृतिक संसाधनों से धन उगाही या धन उपजाने के बारे में जो विचार दिए, जो नियम दिए, उसको प्राकृतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जो प्रकृतिवादी विचारक थे उनका प्राकृतिक विधान यानी कि नेचुरल लॉ में दृढ़ विश्वास था। इसी कारण से बहुत सारे लोग प्रकृतिवाद को साइंस ऑफ नेचुरल ऑर्डर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान प्रकृतिवाद को कहा जाता है। जीड एंड रिस्ट, जिन्होंने की आर्थिक विचारों का इतिहास कलमबद्ध किया, वे कहते हैं कि जो प्रकृतिवाद है उसका सार प्राकृतिक व्यवस्था के क्षेत्र में उनके योगदान में निहित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो नेचुरल ऑर्डर क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रकृतिवादियों का बहुत बड़ा, या हम यूं कह लें कि सबसे बड़ा योगदान है आर्थिक साहित्य में या आर्थिक विचारों के इतिहास में। प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था मानव जाति के कल्याण के लिए बनाई गई दैवीय व्यवस्था है। इसका तात्पर्य क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये जो नेचुरल ऑर्डर जिसको नाम दिया प्रकृतिवादियों ने, ये जो नेचुरल ऑर्डर है ये मनुष्य के द्वारा क्रिएटेड या निर्मित कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक डिवाइन अरेंजमेंट है, डिवाइन सिस्टम है या दैवीय व्यवस्था है, जो कि ऊपर वाले ने मनुष्य के कल्याण के लिए प्रदान की है। यह जो व्यवस्था है ये सार्वभौमिक है तथा अपरिवर्तनीय है। सार्वभौमिक का मतलब यह यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है, समाज में सभी वर्गों में और विश्व के सभी देशों में ये लागू है तथा इसको परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। तो जो प्रकृतिवादी जो विचारक थे, उन्होंने इस नेचुरल ऑर्डर को दैवीय इच्छा भी कहा, या दैवीय इच्छा का इन्होंने इसको नाम दिया। अब प्रकृतिवादी ये मानते थे कि ये जो प्राकृतिक नियम है या प्राकृतिक विधान है, इनको समझना किसी भी मनुष्य का पहला कर्तव्य है। यानी हमको जानना चाहिए कि प्रकृति हमको क्या कहती है, प्रकृति हमसे क्या चाहती है, तथा इसके अनुसार रहना मनुष्य का दूसरा कर्तव्य है। रिपीट करती हूँ मैं आपके लिए इसको। इन प्राकृतिक विधानों को समझना मनुष्य का पहला कर्तव्य है तथा इनके अनुसार रहना मनुष्य का दूसरा कर्तव्य है। यह जो व्यवस्था है यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त आदर्श व्यवस्था है। यह वह सबसे अनुकूलतम या आदर्शात्मक व्यवस्था है जिस तक पहुंचना मनुष्य का कर्तव्य है। प्रकृतिवादियों का यह मानना था कि मनुष्य के द्वारा जिस समाज का, जिस विधान का, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस का या जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, यह प्राकृतिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था से भिन्न है। यानी कि ईश्वर द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है नेचुरल ऑर्डर, और मनुष्य के द्वारा जो निर्मित वास्तविक व्यवस्था है, ये दोनों आपस में भिन्न हैं।
एक जो आदर्श समाज है वह समाज कौन सा है? प्राकृतिक विधान के अनुसार चलने वाला जो समाज है वही आदर्श समाज है। जबकि जो सरकारी नियम कानून है या सरकारी विधान है उसके द्वारा संचालित समाज अपूर्ण समाज है, ऐसा प्रकृतिवादी मानते थे। प्रकृतिवादियों का विश्वास था कि प्राकृतिक व्यवस्था जो है वह मानव जाति के कल्याण में वृद्धि करती है। यदि हम मनुष्यकृत व्यवस्था के स्थान पर प्राकृतिक व्यवस्था के द्वारा संचालित होंगे तो मनुष्य जाति का कल्याण होगा। प्राकृतिक व्यवस्था जो है वो दैवीय है तथा सर्वव्यापी है, ऐसा प्रकृतिवादी विचारक मानते थे। प्रकृतिवादियों का ये विचार था कि ये जो नेचुरल ऑर्डर है इसका उद्देश्य लोगों के कल्याण में वृद्धि करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए बिना उनके अधिकारों में वृद्धि करना है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये प्रकृतिवाद के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो आर्थिक विचारों का इतिहास है इसका जो सबसे प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण जो संप्रदाय या स्कूल ऑफ थॉट है वो हम क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को या परंपरावादी विचारकों को मान सकते हैं। और जो पूरा परंपरावादी विचार है या विचारधारा है वह अहस्तक्षेप की नीति यानी कि लेसेस फेयर के जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उस पर टिकी हुई है। तो फ्रेंड्स, लेसेस फेयर पॉलिसी या अहस्तक्षेप की नीति का जो विचार था वो परंपरावादी विचारकों ने और इसके जो संस्थापक हैं एडम स्मिथ ने, उन्होंने प्रकृतिवादियों से ही ये ग्रहण किया था। तो जो अहस्तक्षेप की नीति या स्वतंत्रता का विचार है आर्थिक क्षेत्र में, वो अर्थशास्त्र को प्रकृतिवादियों की देन माना जाएगा, जो कि आर्थिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर या माइलस्टोन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये प्रकृतिवाद के संदर्भ में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समझने का वो ये कि इसका जो जन्म था वो वाणिज्यवाद के विरोध में हुआ था। हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाणिज्यवादी व्यवस्था थी उसमें जो राजा था या राज्य था उसको सर्वोपरि या सर्वोच्च माना गया था, और जो स्टेट्समैन थे यानी कि जो राजा के दरबारी थे या जो नोबल पर्सन थे, जो पादरी थे या जो इलीट जो क्लास जिसको हम बोलते हैं या अभिजात्य वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। और जो कृषक थे जो कि भूमि को वास्तव में जोतते थे और अनाज उपजाते थे, उनको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया था। तो इसके विरोध में धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आने लगी और जो फ्रेंच विचारक थे, खास तौर से फ्रांसिस कैने जो कि पेशे से एक चिकित्सक थे, उन्होंने इस वाणिज्यवादी नीति का विरोध किया और फिर से प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान किया। प्रकृतिवादियों का जो विश्वास था वो ये था कि जो प्राकृतिक नियम है यानी कि भगवान के बनाए हुए या दैवीय जो नियम है वो प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो प्राकृतिक नियमों के बारे में पढ़ा उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो इस प्रकार से है। पहला जो इसका बिंदु है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये बताता है कि स्वतंत्रता की दशा में ही मनुष्य को अधिकतम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, पुनर्जागरण जो आंदोलन था या जो सुधारवादी आंदोलन था यूरोप का, उसमें सबसे जो प्रमुख विचार उभर कर आया वह लिबर्टी या स्वतंत्रता था। आधुनिक जो युग है उसका प्रारंभ ही
इस स्वतंत्रता या लिबर्टी के विचार को माना जाता है। तो स्वतंत्रता का जो विचार था कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है और मनुष्य अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक है, तो व्यक्ति अपने संदर्भ में जो भी निर्णय लेगा वो सर्वोत्तम निर्णय होगा, और जो सभी मनुष्य अपने हितों को जब अधिकतम करेंगे तो समाज का हित भी अधिकतम होगा। यह जो विचारधारा थी, इसी ने आधुनिक युग का प्रारंभ किया या इसी से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। और ये जो विचारधारा थी ये फ्रांस में शुरू हुई, यूरोप के अन्य देशों में फैली और पूरे विश्व में ये फैल गई। तो स्वतंत्रता की दशा में ही मनुष्य को अधिकतम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रकृतिवादी विचारक मानते थे। उनका यह भी मानना था कि स्वतंत्रता से ही आर्थिक क्रियाओं में अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तीसरा जो तथ्य इस संबंध में प्रकृतिवादियों ने दिया, आर्थिक क्रियाओं में सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। और चौथा, व्यक्ति के हित और समाज के हित आपस में विरोधी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है, स्वतंत्रता से ही मनुष्य अधिकतम प्रसन्नता या कल्याण की ओर अग्रसर होता है। चूँकि हर मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है और इसी में अधिकतम कल्याण निहित है, तो आर्थिक क्रियाओं में भी सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। और जो वाणिज्यवादी विचारक थे, उनके विपरीत प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि व्यक्ति के हित और समाज के हित आपस में विरोधी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने नेचुरल ऑर्डर को, प्राकृतिक व्यवस्था को बहुत महत्व दिया और अहस्तक्षेप की नीति की इन्होंने वकालत की। अब आलोचक जो हैं उनका इस संबंध में मत है कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके संबंध में प्रकृतिवादियों के जो विचार हैं वो स्पष्ट नहीं है। नेचुरल ऑर्डर जो है ये एक आदर्शात्मक व्यवस्था है और वास्तविक जगत में लागू नहीं होती। तीसरी जो आलोचकों द्वारा इसकी की गई है वो ये कि व्यक्ति सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। कई बार व्यक्ति गलत निर्णय लेते हैं और इस संबंध में राज्य को या नीतिकारों को कोई नीति बनाकर इसको रेगुलेट करना पड़ता है। और अंत में व्यक्ति तथा समाज के हितों में सदैव सामंजस्य हो आवश्यक नहीं है। हम अर्थशास्त्रीय विद्यार्थी जानते हैं कि समाज में चूंकि संसाधन सीमित होते हैं एक समय विशेष में, तो कई बार एक व्यक्ति का यदि लाभ बढ़ता है तो दूसरे व्यक्ति का लाभ या उपयोगिता या कल्याण में कमी आ सकती है। तो ऐसे में कोई एक ऊपरी व्यवस्था या नियम, नीति, राज्य कुछ ऐसा होना आवश्यक है जो कि व्यवस्था को रेगुलेट या नियमित कर सके। फ्रेंड्स, प्रकृतिवादियों का जो दूसरा प्रमुख आर्थिक सिद्धांत है वह है शुद्ध उत्पादन। फ्रेंड्स, शुद्ध उत्पादन के संबंध में जो प्रकृतिवादी विचार हैं वो जो प्राकृतिक व्यवस्था या नेचुरल ऑर्डर के संबंध में हमने उनके विचार पढ़े, उसी सोच का ये परिणाम है। प्रकृतिवादियों ने कृषि को समस्त व्यवसायों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। वो ये मानते थे कि कृषि ही धन का वास्तविक स्रोत है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें प्रकृति
और मानव यानी नेचर और मनुष्य मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। शुद्ध उत्पादन सिद्धांत में प्रकृतिवादियों ने आर्थिक आधिक्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। फ्रेंड्स, ये जो इकोनॉमिक सरप्लस या आर्थिक आधिक्य की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट है, ये भी अर्थशास्त्र में प्रकृतिवादियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वो इकोनॉमिक सरप्लस का जो महत्व है उसको समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर मार्केटेड सरप्लस नहीं होगा तो फिर क्या होगा। प्रकृतिवाद में कृषि को किसी भी देश के आर्थिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रकृतिवादी कहते थे कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कि शुद्ध उत्पादन प्रदान करता है, या कृषि से ही केवल शुद्ध उत्पादन प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि शुद्ध उत्पादन क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रकृतिवादियों के अनुसार शुद्ध उत्पादन का तात्पर्य है कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के लिए जितने धन की खपत होती है उससे अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है। तो ये जो दोनों का उत्पादन का तथा इनपुट्स का जो गैप है उसी को प्रकृतिवादियों ने शुद्ध उत्पादन कहा है। शॉर्ट में अगर हम इसको समझना चाहें तो शुद्ध उत्पादन क्या होता है? शुद्ध उत्पादन या नेट आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो नेट प्रोडक्ट है या जो आधुनिक भाषा है उसमें हम जिसको वैल्यू एडेड कहते हैं, जोड़ा गया मूल्य, उसी को प्रकृतिवादियों ने शुद्ध उत्पादन का नाम दिया। तो शुद्ध उत्पादन का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जितना हमने खर्च किया उसमें उसको उत्पादन की मात्रा में से यदि हम घटा देंगे तो हमको शुद्ध उत्पादन की प्राप्ति होगी। आर्थिक विचारों का इतिहास लिखने वाले एक और इतिहासकार L.H. हेनी का कथन है कि आर्थिक विश्लेषण के विकास में शुद्ध उत्पादन का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध उत्पादन की अवधारणा से आधिक्य की अवधारणा का विकास हुआ, जिसने बाद में आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में बहुत योगदान दिया। तो हेनी का ये जो कथन है ये शुद्ध उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी इम्पोर्टेंस को हमको बताता है। दोस्तों, प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि कृषि के द्वारा ही आर्थिक आधिक्य उत्पन्न होता है, अर्थात कृषि में हमारी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। इस आर्थिक आधिक्य को हम अन्य उत्पादक क्रियाओं में व्यय कर सकते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार वाणिज्य तथा उद्योग ये दोनों कृषि की ही शाखाएं हैं, क्योंकि कृषि ही इनके लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करके इनको सहायता पहुंचाती है। तो प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि कॉमर्स या व्यापार, वाणिज्य और इंडस्ट्री, उद्योग दोनों कृषि पर ही निर्भर है और कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रकृतिवादियों ने इन दोनों व्यवसायों को कृषि की ही शाखा माना है। शुद्ध उत्पादन की मात्रा किसी समाज के कल्याण को दर्शाती है। शुद्ध उत्पादन जितना अधिक होगा समाज का कल्याण भी उतना ही अधिक होगा। और ये जो शुद्ध उत्पादन है चूंकि कृषि से ही प्राप्त होता है, इसलिए प्रकृतिवादियों का ये विचार था कि कृषि पर हल्की दर से या कम दर से कर लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाणिज्यवादी विचारक थे वो कृषि पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगाते थे। जो कृषि भूमि जोतने वाले कृषक थे उनसे उपज का 40% हिस्सा तक कर के रूप में ले लिया जाता था। तो जो कृषक थे और कामगार थे उनकी दशा बहुत ही खराब थी। तो उसको देखते हुए प्रकृतिवादियों ने उसके विरोध स्वरूप कृषि को महत्व दिया
और कृषि पर हल्की या कम दर से कर लगाने की सिफारिश की। प्रकृतिवादी मानते हैं कि जो नेट आउटपुट है, नेट प्रोडक्ट है या शुद्ध उत्पादन है, वही राष्ट्र की वास्तविक आय है या रियल इनकम है, क्योंकि कृषि ही वाणिज्य को तथा विनिर्माण उद्योगों में काम करने वाले वर्ग को जीविका प्रदान करती है। वाणिज्यवादियों का ये मत था कि चाहे कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, सबको खाद्यान्नों की जीवन यापन के लिए आवश्यकता पड़ती है तथा कच्चे माल की उत्पादन के लिए या विनिर्माण के लिए आवश्यकता पड़ती है, और ये दोनों ही कृषि व्यवसाय से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कृषि की जो उपज है वही वास्तविक आय है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि कृषि के अलावा कोई भी क्षेत्र विशुद्ध उत्पादन व्युत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि जो व्यापार है उसमें पहले से उत्पन्न वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होती है, कुछ नया उत्पन्न नहीं होता। यानी कि जो ट्रेडिंग है या व्यापार है वो केवल चीज़ों को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करता है, हस्तांतरित करता है, कोई भी नई चीज़ उत्पन्न नहीं करता। तो इसलिए व्यापार को प्रकृतिवादियों ने उत्पादक उद्योग या व्यवसाय नहीं माना। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं या औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बारे में भी प्रकृतिवादियों का विचार ये है कि जो उद्योग है वो भी कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं करते, बल्कि कच्चे माल का ही स्वरूप परिवर्तन कर देते हैं। धरती पर कोई नई चीज़ भौतिक रूप से उद्योग उत्पन्न नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार में प्रकृतिवादी मान रहे हैं कि केवल चीज़ें एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो रही है और उद्योगों में केवल चीज़ों का रूप परिवर्तित हो रहा है। तो जो हमारी उत्पादन की आधुनिक परिभाषा है कि जो उत्पादन है वह उपयोगिता का सृजन है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकृतिवादी थे वो केवल भौतिक उत्पादन को ही वास्तविक उत्पादन मानते थे, उपयोगिता के सृजन पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनका मानना था कि जो व्यापार है और उद्योग है उनमें जितना धन उत्पन्न होता है उतना ही उनमें व्यय भी हो जाता है। इसका मतलब जितना कच्चा माल उन्होंने लगाया उतना ही उन्होंने उत्पादन किया, कुछ भी नया नहीं किया। तो इसलिए इन दोनों व्यवसायों को प्रकृतिवादियों ने अनुत्पादक उद्योग माना है। जो प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक हैं फ्रांसिस कैने, वो कहते हैं कि कृषि ही राज्य तथा समस्त नागरिकों की आय का एकमात्र स्रोत है। तो कैने और जो समस्त प्रकृतिवादी विचारक थे उन्होंने केवल कृषि को ही महत्व दिया, व्यापार को और उद्योगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इन दोनों को कृषि की ही ब्रांच माना, और कृषि क्योंकि वास्तविक उत्पादन करती है या जितना खर्च करती है उससे अधिक पदार्थ या सामग्री हमको प्रदान करती है, इसलिए उत्पादक व्यवसाय है। तथा उद्योग और वाणिज्य या तो चीज़ों को हस्तांतरित करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, और या फिर उनका रूप परिवर्तित करते हैं, और जितना उत्पादन देते हैं उतना ही खर्च भी करते हैं, इसलिए उनको उत्पादक व्यवसाय नहीं मानना चाहिए, ऐसा प्रकृतिवादियों का विश्वास था। फ्रेंड्स, आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादी विचारकों की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज या योगदान उनके धन के परिभ्रमण के सिद्धांत में निहित है। इस धन के परिभ्रमण को समझाने के लिए फ्रांसिस कैने ने एक आर्थिक सारणी निर्मित की, जो कि अर्थशास्त्र में फ्रांसिस कैने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसने कि बाद के अर्थशास्त्रियों को बहुत प्रेरित किया। और फ्रेंड्स, हम जो आधुनिक समय में इनपुट आउटपुट एनालिसिस पढ़ते हैं और राष्ट्रीय आय का विश्लेषण में सर्कुलर ऑफ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वह आर्थिक सारणी से ही प्रेरित है।
तो हम धन के परिभ्रमण और आर्थिक सारणी का महत्व समझ सकते हैं। हम अभी तक अर्थशास्त्र में जो विचार पढ़ते आए हैं उसमें ज़्यादातर जो विचार थे वो उत्पादन से संबंधित थे। प्रकृतिवाद अर्थशास्त्र का पहला ऐसा संप्रदाय था जिसने कि धन के स्रोत की खोज यानी कि उत्पादन के साथ साथ धन के विभिन्न वर्गों में वितरण पर भी बहुत ध्यान दिया। तो धन के स्रोत की खोज के साथ साथ कृषि द्वारा उत्पादित जो धन है वो समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार से वितरित होगा, सर्कुलेट होगा, ये प्रकृतिवादियों ने बताया। अभी मैंने आपको जैसे कहा, प्रकृतिवाद अर्थशास्त्र का प्रथम संप्रदाय है जिसने कि वितरण की समस्या पर ध्यान दिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं, वितरण का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक फ्रांसिस कैने द्वारा आर्थिक सारणी का निर्माण किया गया और उसके माध्यम से सर्वप्रथम यह विचार प्रतिपादित किया गया कि समाज के विभिन्न वर्गों में उत्पादित धन का सर्कुलेशन यानी कि परिभ्रमण किस प्रकार से होता है। अब धन का जो परिभ्रमण है समाज के विभिन्न वर्गों में, यह कितना इम्पोर्टेंस रखता है प्रकृतिवादी विश्लेषण में, यह प्रसिद्ध विचारक टर्गो के कथन से परिलक्षित होता है। टर्गो कहते हैं कि धन का यह निरंतर परिभ्रमण आर्थिक विज्ञान के लिए उसी प्रकार से जीवन प्राण था जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त संचालन। तो फ्रेंड्स, टर्गो कह रहे हैं कि मानव शरीर के लिए रक्त संचालन जितना महत्वपूर्ण है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का हमारे शरीर में जो योगदान है वही योगदान आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के परिभ्रमण का है। इसी प्रकार से एक और विचारक हेक्टर डेनिस इसकी महत्ता बताते हुए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में धन के परिभ्रमण की खोज आर्थिक विज्ञान में वही महत्व रखती है जो कि जीव विज्ञान में रक्त संचरण की खोज का है। अर्थात बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में ब्लड सर्कुलेशन जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का परिभ्रमण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन के परिभ्रमण को समझाने के लिए फ्रांसिस कैने ने एक इकोनॉमिक टेबल या आर्थिक सारणी का निर्माण किया जिसको कि प्रकृतिवादियों का आर्थिक साहित्य में या अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, कैने जो थे वो पेशे से एक चिकित्सक थे और उन्होंने अपने प्राणी शास्त्र का जो ज्ञान था उसका उपयोग अर्थशास्त्र में किया और धन के परिभ्रमण की या सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त संचरण से तुलना की। कैने ने आर्थिक सारणी का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, आर्थिक सारणी जो है वो ये बताती है कि समाज में धन का सर्कुलेशन या परिभ्रमण किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए आर्थिक सारणी में समाज को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। पहला जो वर्ग था वो था उत्पादक वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृतिवादियों ने केवल कृषि को ही उत्पादक व्यवसाय माना था। तो चूंकि कृषि ही उत्पादक व्यवसाय है तो इस व्यवसाय में लगे हुए जो किसान हैं वो उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होंगे क्योंकि ये भूमि को जोतकर फसल उगाते हैं तथा जमींदारों को लगान भी चुकाते हैं। तो उत्पादक वर्ग में हो गए किसान। दूसरा जो वर्ग समाज में विद्यमान है वह है संपत्ति स्वामी वर्ग।
इसमें शासक, जमींदार तथा अन्य प्रभुत्व संपन्न लोग जैसे कि उस समय के दरबारी आदि सम्मिलित थे। डॉक्टर हैनी जो हैं, प्रोफेसर हैने, जिन्होंने कि आर्थिक विचारों का इतिहास लिखा है, इस कहते हैं कि प्रकृतिवादियों के अनुसार संपत्ति स्वामी वर्ग या जो जमींदार थे वो आंशिक रूप से उत्पादक थे। आंशिक रूप से उत्पादक इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके स्वामित्व में भूमि होती है और ये इस भूमि को सुधार करके कृषि के योग्य बनाते हैं और किसानों को खेती के लिए प्रदान करते हैं। तो यदि जमींदार वर्ग नहीं होगा तो बेकार पड़ी हुई भूमि को कोई भी खेती के योग्य नहीं बनाएगा और फिर इससे उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए इस वर्ग को प्रकृतिवादियों ने आंशिक रूप से उत्पादक वर्ग माना है। वैसे भी ये जो समय था ये वाणिज्यवादी विचारधारा के तुरंत बाद का या उसके साथ साथ का समय था। तो उस समय जो राजा, राज्य या जो दरबारी थे उनको समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त था। तो प्रकृतिवादी जो विचारक थे वो भी इस विचारधारा से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए और उन्होंने भी जो जमींदार वर्ग था या प्रभुत्व संपन्न वर्ग था उसको महत्व प्रदान किया। तीसरा जो वर्ग समाज में प्रकृतिवादियों ने बताया वह है अनुत्पादक वर्ग। इस वर्ग में कृषि के अतिरिक्त अन्य जो सभी व्यवसाय है उसमें लगे हुए लोग जैसे कि उद्योगपति, व्यापारी, मजदूर, डॉक्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदि को सम्मिलित किया। आधुनिक समय में जब हम इस विचार को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि उद्योगपति, व्यापारी, मजदूर, डॉक्टर और वकील आदि को अनुत्पादक वर्ग माना गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक जो तथ्य है वो ध्यान देने योग्य है कि प्रकृतिवादियों ने इस वर्ग को अनुत्पादक वर्ग कहा लेकिन अनुपयोगी वर्ग नहीं कहा। अब प्रकृतिवादियों की जो अवधारणा थी कि केवल कृषि ही वास्तव में उत्पादन प्रदान करती है और जो अन्य व्यवसाय हैं वो केवल उसको या तो हस्तांतरित करते हैं या फिर उसका रूप परिवर्तित करते हैं। तो इस विचार के अनुरूप अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोगों को अनुत्पादक वर्ग माना गया लेकिन इसको अनुपयोगी नहीं माना गया। इनका योगदान भी समाज के लिए उपयोगी है। ये अनुत्पादक वर्ग सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये शुद्ध उत्पादन में योगदान नहीं देते और जो कृषक वर्ग है वो उत्पादक वर्ग है क्योंकि भूमि ही धन उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। अब समाज को कैने ने 3 भागों में विभक्त किया, उत्पादक वर्ग, संपत्ति स्वामी वर्ग और अनुत्पादक वर्ग, और फिर एक आर्थिक सारणी का निर्माण करके बताया कि किस प्रकार से समाज के इन तीनों वर्गों में धन का परिभ्रमण किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जो कैने द्वारा निर्मित आर्थिक सारणी है उसको समझकर अर्थव्यवस्था में धन का परिभ्रमण किस प्रकार से होता है यह जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आर्थिक सारणी जैसा कि मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र में फ्रांसिस कैने का और प्रकृतिवादियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जो कि बाद में जाकर लियोनटीफ के इनपुट आउटपुट टेबल और राष्ट्रीय आय विश्लेषण में सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का आधार भी बना। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम ये समझने की चेष्टा करते हैं कि समाज के जो तीनों वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग यानी कि कृषक, अनुत्पादक वर्ग यानी कि उद्योगपति, व्यापारी व अन्य व्यक्ति तथा भूस्वामी वर्ग, संपत्ति स्वामी वर्ग के बीच में धन का परिभ्रमण किस प्रकार से किया जाएगा। तो एक उदाहरण लिया, मान लीजिए एक वर्ष में 5 मिलियन फ्रैंक का उत्पादन हुआ।
चूँकि फ्रांसिस कैने फ्रांसीसी विचारक थे, तो फ्रैंक में उन्होंने राष्ट्रीय आय को मापा है। तो तत्कालीन फ्रांस की जो राष्ट्रीय आय थी, मान लीजिए 5 मिलियन फ्रैंक थी। अब फ्रांसिस कैने कहते हैं कि चूँकि कृषि में जब हम कार्य करते हैं तो इसमें इनपुट्स डालने के लिए, भूमि की मरम्मत के लिए और अन्य कारणों से जो मूल्य ह्रास होता है, उसके लिए 2 मिलियन फ्रैंक की आवश्यकता इसमें से होगी। तो ये जो 2 मिलियन फ्रैंक हैं ये प्रवाहित नहीं होंगे। तो 5 मिलियन फ्रैंक राष्ट्रीय आय है, इसमें से 2 जो मिलियन फ्रैंक हैं वो प्रवाहित या सर्कुलेट नहीं होंगे, उनको किसानों के द्वारा मूल्य ह्रास के रूप में या पुनरुत्पादन के लिए रख लिया जाएगा। शेष बचे हुए जो 3 मिलियन फ्रैंक हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवाहित होंगे। तो अब किसानों ने ये जो 3 मिलियन फ्रैंक हैं ये अपने लिए रखे हैं, तो इसमें से ये 1 मिलियन फ्रैंक अनुत्पादक वर्ग को दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि किसानों को अनुत्पादक वर्ग से अपने उपयोग की बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि कपड़े, जूते, औजार या अन्य जो सामग्री है वो खरीदनी है। तो 1 मिलियन फ्रैंक का सामान इन्होंने अनुत्पादक वर्ग से उपभोग के लिए खरीद लिया। तो 3 मिलियन फ्रैंक में से 1 मिलियन अनुत्पादक वर्ग के पास में आ गया। शेष जो 2 मिलियन फ्रैंक है वो इन्होंने भूस्वामियों को लगान के रूप में तथा सरकार को कर के रूप में प्रदान कर दिए। तो 5 मिलियन में से 2 मिलियन प्रवाहित नहीं हुए, 3 मिलियन प्रवाहित हुए, जिसमें से 1 मिलियन अनुत्पादक वर्ग के पास आ गया और 2 मिलियन भूस्वामी और सरकार के पास आ गया। अब फ्रेंड्स, ये जो भूस्वामी और सरकारी वर्ग है ये क्या करेगा? ये जो 2 मिलियन फ्रैंक है ये भी इनको खर्च करेगा। किस रूप में खर्च करेगा? इसमें से 1 मिलियन तो इसने खर्च कर दिया खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए सभी को खाद्यान्नों की आवश्यकता है। तो भूस्वामी और सरकारी जो लोग हैं वो 1 मिलियन फ्रैंक के खाद्यान्न किसानों से प्राप्त कर लेते हैं, और जो 1 मिलियन फ्रैंक है वो इन्होंने अनुत्पादक वर्ग को प्रदान किए और उससे अपने लिए वस्तुएं प्राप्त की। तो 2 मिलियन में से 1 मिलियन किसानों के पास चला गया और 1 मिलियन अनुत्पादक वर्ग के पास आ गया। अब फ्रेंड्स, जो अनुत्पादक वर्ग है उसको इस धन के परिभ्रमण में से कुल मिलाकर 2 मिलियन फ्रैंक की प्राप्ति हुई। 1 मिलियन फ्रैंक तो इनको मिले थे किसानों से, और 1 मिलियन फ्रैंक इनको मिल गए भूस्वामी और सरकार से। तो जो अनुत्पादक वर्ग है उसके पास में कुल मिलाकर 2 मिलियन फ्रैंक धन या आय का हिस्सा आ गया। अब ये जो अनुत्पादक वर्ग है इसका क्या करेगा? ये 1 मिलियन फ्रैंक से कृषकों से खाद्य सामग्री प्राप्त कर लेगा और 1 मिलियन फ्रैंक से ये कृषकों से ही कच्चा माल प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो 2 मिलियन फ्रैंक है ये पुनः कृषक वर्ग के पास में आ गए, और जो 1 मिलियन फ्रैंक थे वो पहले ही कृषक वर्ग से, भूस्वामियों से कृषक वर्ग के पास आ गए थे। तो इसका मतलब 1 मिलियन फ्रैंक प्लस 1, ये जो 3 मिलियन फ्रैंक हैं ये वापस से कृषक वर्ग को यानी कि उत्पादक वर्ग को मिल गए। तो दोस्तों, कृषक वर्ग ने 5 मिलियन फ्रैंक उत्पादित किए, 2 मिलियन फ्रैंक खुद ने रख लिए, 3 मिलियन फ्रैंक को समाज में प्रवाहित किया, 1 मिलियन फ्रैंक अनप्रोडक्टिव वर्ग को दिए, 2 मिलियन फ्रैंक भूस्वामी और सरकार को। इसमें से भूस्वामी और सरकारों ने 1 मिलियन फ्रैंक कृषक को दे दिए और 1 मिलियन फ्रैंक अनुत्पादक वर्ग को। अब अनुत्पादक वर्ग के पास में 2 मिलियन फ्रैंक आ गए, इसमें से 1 मिलियन इन्होंने खाद्यान्नों पर खर्च किया और 1 मिलियन इन्होंने कच्चे माल पर। तो इस प्रकार से समाज में जो 3 मिलियन फ्रैंक धन का प्रवाह हुआ था वो वापस से लौटकर कृषक वर्ग को प्राप्त हो गया। तो फ्रांसिस कैने कहते हैं कि समाज में उत्पादित जो धन है जिसको कि कृषक वर्ग के द्वारा वास्तव में उत्पादित किया गया है, समाज में संचरित या परिभ्रमित होता रहता है और पुनः लौटकर किसानों के पास
आ जाता है। तो ये आर्थिक जो टेबल है, इकोनॉमिक टेबल, ये फ्रांसिस कैने का और प्रकृतिवादियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आने वाली जो स्लाइड है उसमें इस इकोनॉमिक टेबल को डिटेल में समझाकर मैंने पॉइंट्स इसके लिखे हैं। तो जो इसको और दोबारा पढ़ना चाहते हैं या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है इसमें हमने जो इकोनॉमिक टेबल है उसका डिटेल में विस्तार से वर्णन किया है, जिसको कि मैं पिछली स्लाइड में आपको विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। दोस्तों, ये जो आर्थिक सारणी हमने समझी या पढ़ी, ये तत्कालीन जो समाज था उसकी सामाजिक संरचना पर आधारित है। तत्कालीन जो समाज था उसमें भूमि को किसानों के द्वारा जोता जाता था, जो कि उत्पादक वर्ग है, लेकिन भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं था। भूमि पर स्वामित्व किसका था? जमींदारों का। तो भूमि जमींदारों के स्वामित्व में थी, लेकिन कृषकों के द्वारा उसको जोता जाता था। उत्पादक वर्ग द्वारा उत्पादित जो आधिक्य था, सरप्लस था, उसका उपभोग संपत्ति स्वामियों के द्वारा भी तथा अनुत्पादक वर्ग के द्वारा भी किया जाता था। ये जो आर्थिक सारणी है ये फ्रेंड्स स्थिर कीमत की मान्यता पर आधारित है। अब हमने ये जो डिटेल में इकोनॉमिक टेबल और धन का परिभ्रमण पढ़ा, इससे दो तथ्य उभर कर हमारे सामने आते हैं। पहला, समाज के जो तीन वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, संपत्ति स्वामी वर्ग और अनुत्पादक वर्ग, उन तीनों के बीच धन का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है तथा इस धन का प्रति वर्ष पुनरुत्पादन किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर कैने जो थे उन्होंने समय से पूर्व ही आर्थिक सारणी के माध्यम से वितरण का जो चित्र प्रस्तुत किया वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह बात अलग है कि आज के युग में हम उसका उचित मूल्यांकन ना कर सकें। फ्रेंड्स, चूँकि प्रकृतिवाद आर्थिक विचारों के इतिहास में पहला संप्रदाय माना जाता है, तो उनके जो विचार हैं बहुत परिपक्व नहीं हैं, लेकिन जो इनका योगदान है उसने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी और अर्थशास्त्र के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो इनसे प्रेरित हैं। तो इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। अब फ्रेंड्स, कई आलोचकों ने आर्थिक सारणी की कई कारणों से आलोचना की है या इसमें कमियां निकाली हैं। प्रकृतिवादियों द्वारा समाज का तीन वर्गों में जो विभाजन किया गया वो अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण है। अतः धन के परिभ्रमण का सिद्धांत भी निराधार है। ये जो तीन वर्गों में विभाजन है इसको ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाते। आलोचकों का मानना है कि संपत्ति स्वामी वर्ग राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा कर के रूप में ले लेता है, लेकिन वास्तव में उत्पादक क्रियाओं में उसका कोई भी योगदान नहीं है। तो विचारकों का मानना था कि ऊपर से देखने में तो जो प्रकृतिवादी विचारक थे उन्होंने नेचुरल ऑर्डर या बैक टू नेचर का कॉन्सेप्ट दिया और वो किसानों को ही उत्पादक वर्ग मानते थे, लेकिन अंदर से अभी भी जो भूस्वामी थे या अभिजात्य वर्ग थे उनके सम्मान में कोई कमी इनके मन में नहीं हुई थी। कोई भी कार्य ना करने वाले जो संपत्ति स्वामी वर्ग है उसको अनुत्पादक इन्होंने नहीं माना, बल्कि जो कारीगर, मजदूर, उद्योगपति हैं इनको प्रकृतिवादियों ने अनुत्पादक वर्ग माना, जो कि आश्चर्य का विषय है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने उपयोगिता के सृजन को महत्व नहीं दिया और उत्पादन की जो आधुनिक परिभाषा है उससे उनके विचार नहीं मिलते। प्रकृतिवादी में जो है उसमें संपत्ति ही प्राकृतिक व्यवस्था का आधार है, जबकि समाज में खेतीहर किसानों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाना
चाहिए था। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं उन्होंने भूस्वामी वर्ग को किसानों से भी ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि ये किसानों को खेती के लिए भूमि प्रदान करते हैं। प्रकृतिवादी जो विचारक थे वो भूस्वामियों को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उनके अनुसार भूस्वामियों को उत्पादित धन का एक भाग दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भूमि को कृषि के योग्य बनाया है। यदि भूस्वामी नहीं होते तो भूमि को कृषि के योग्य बनाकर किसानों को कौन प्रदान करता। दोस्तों, इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन जो सामाजिक संरचना थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें जो भूस्वामी थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करना या उनको कर ना देने का विचार रखना बहुत ही कठिन था। तो प्रकृतिवादियों के जो विचार थे वो भी तत्कालीन परिस्थितियों पर ही आधारित थे। जो फ्रांसिस कैने और प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा दी गई जो आर्थिक सारणी है उसका अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हम आधुनिक इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहली पहल ये इकोनॉमिक टेबल थी। इसने अर्थशास्त्र में मॉडल्स निर्माण करने और उसको समझने में हमारी सहायता की। आर्थिक सारणी द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता का भी विश्लेषण किया। इकोनॉमिक टेबल में सबसे पहले ये बताया गया कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। आर्थिक सारणी में फ्रांसिस कैने ने यह भी बताने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन किस प्रकार से रखा जा सकता है। समाज के एक वर्ग द्वारा किया गया जो खर्च है वो दूसरे वर्ग के व्यय को प्रभावित करता है। किसान जब व्यय करेंगे उसी से अनुत्पादक वर्ग और भूस्वामियों को आय होगी। भूस्वामी जो व्यय करेंगे उससे कृषक और अनुत्पादक वर्ग को आय होगी, और जो अनुत्पादक वर्ग व्यय करेगा उससे ही उत्पादक वर्ग को आय प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आय का परिभ्रमण कैसे होता है ये इस टेबल के माध्यम से फ्रांसिस कैने ने बताने की चेष्टा की। आर्थिक वृद्धि के जो विभिन्न मॉडल हैं उसमें इस अंतर्निर्भरता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हम जो ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं सारे जो आधुनिक, उसमें जो विभिन्न क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उनमें आपस में अंतर्निर्भरता यानी इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग में और प्रिडिक्शंस में यानी पूर्वानुमान लगाने में, नियोजन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए इनपुट की आवश्यकता तथा संभावित आउटपुट की जो गणना है उसमें इकोनॉमिक टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो योगदान है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन आंकड़ों, इकोनॉमिक टेबल से हमको जो आंकड़े और सूचना प्राप्त हुए उनसे अर्थव्यवस्था में संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है ये हम विश्लेषण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि जो आधुनिक काल में हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं या जो मॉडल्स पढ़ते हैं वो बहुत ही डायनामिक नेचर के या गत्यात्मक प्रकृति के हो गए हैं, और उसमें हम एक साथ बहुत सारे जो चर है वो ले लेते हैं और उनमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तथा इस मॉडल की सहायता से हम बहुत सारे आर्थिक पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं। लेकिन तत्कालीन समय के हिसाब से जो आर्थिक सारणी है वो मानव जाति के लिए एक बहुत ही महान उपलब्धि थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आधुनिक मॉडल्स हैं अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के, उतना डायनामिक ये मॉडल या टेबल नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से ये अपने समय से आगे थी और मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये जो इकोनॉमिक टेबल है ये प्रकृतिवादियों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो योगदान है अर्थशास्त्र में वो माना जाता है, और इस इकोनॉमिक टेबल को राष्ट्रीय आय विश्लेषण का तथा गणितीय अर्थशास्त्र का पहला प्रयास भी माना जाता है।
जो फ्रांसिस कैने थे उनका स्टैटिस्टिकल डाटा में और कैलकुलेशंस में बहुत इंटरेस्ट था। वे सांख्यिकीय समंकों में अत्यधिक रुचि रखते थे और इसकी सहायता से उन्होंने वास्तविक उत्पादन मूल्य को मापने का या उसकी गणना करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, कैने की ये जो शुद्ध उत्पादन की अवधारणा है वह कार्ल मार्क्स के आधिक्य मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू की अवधारणा के समान है। तो फ्रेंड्स, जो आर्थिक विचारों का इतिहास है उसमें प्रकृतिवाद प्रथम संप्रदाय था और इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। जीड एंड रिस्ट, जो कि आर्थिक विचारों का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, उनका विचार है कि प्रकृतिवाद वह प्रथम संप्रदाय था जिसने उत्पादन तथा वितरण में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। वह यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग के मध्य धन का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है। यानी कि प्रकृतिवादियों ने उत्पादन के साथ साथ वितरण पर भी ध्यान दिया और उत्पादन तथा वितरण दोनों में किस प्रकार से सिंथेसिस होगा ये देखने की और स्थापित करने की कोशिश की, जो कि प्रकृतिवादियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आर्थिक विचारों के इतिहास में। फ्रेंड्स, जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थव्यवस्था के दूसरे जो क्षेत्र हैं और पहलू हैं उनके बारे में भी बहुत सारे विचार दिए, जो कि अन्य विचारों के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको प्रकृतिवाद के ये जो मुख्य 3 सिद्धांत थे, शुद्ध उत्पादन, धन का परिभ्रमण और नेचुरल ऑर्डर या प्राकृतिक व्यवस्था, ये समझ में आए होंगे। यदि आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस स्लाइड पर दिखाई गई पुस्तकों के माध्यम से इनको आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसके अगले पार्ट, तृतीय जो कड़ी है वीडियो लेक्चर की, जिसमें कि हम प्रकृतिवाद के अन्य विचार या सिद्धांत विस्तार से पढ़ेंगे, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।